तो क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिख लो और फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन मतलब कैसे करना है। तो अप्लाई गॉसेस थ्योरम, अप्लाई गॉसेस थ्योरम Gauss's theorem to calculate the electric field, of a thin infinitely long straight line of charge with a uniform charge density lambda coulomb per meter, ठीक है। देखो करना क्या है, जो क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखा दिया। दूसरी चीज समझो, मैं जो डेरिवेशन आपको करना है उसका डायग्राम भी बनाता जाता हूं, और जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बोल रहा है वो भी बात पर डिस्कस करें। एक वायर है, ये जो वायर है अभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हल्की सी हो रही, स्ट्रेट बनाना ऐसे नहीं लहराता हुआ, मैंने बनाया तो कोई बात नहीं। तो ये जो स्ट्रेट वायर है और ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब कहने का ये है कि ये यहां से ऐसे 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 बहुत लंबा और ऊपर भी चला जा रहा है, ये बहुत लंबा वायर। समझ आई बात? आपको क्या करना है, इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, यानी आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो हम इसमें पॉजिटिव चार्ज सब ना दे रहे हैं। ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको इस चार्ज्ड वायर से कुछ डिस्टेंस ऐसे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये चार्ज्ड वायर इनफाइनाइट लेंथ का कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में भी ये बोला है कि गॉस थ्योरम को यूज करके एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, उसे लाइन चार्ज भी बोल देते हैं। लाइन चार्ज इसलिए बोल दिया, एक स्ट्रेट वायर है, वायर पे चार्ज है तो ऐसा लग रहा है चार्ज की लाइन लगी हुई है। तो इस लाइन चार्ज की वजह से या चार्ज वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। और उन्होंने एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और साथ में उसकी यूनिट भी दे रखी है। आपको 3 डेंसिटी बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो हमारा स्ट्रेट वायर है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो आपको दे रखा है। और कैसे दे रखा है, बोला है द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एल। तो Q अपॉन एल, Q का कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, और लेंथ की मीटर, ऊपर जाके पर मीटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि लास्ट में क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी बात कर रहा है। अब वायर है तो वायर देखो,
जब वायर पे चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, किसी सरफेस पे चार्ज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। अगर 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें कि वॉल्यूम का कर रहे हैं, वॉल्यूम में चार्ज है, चाहे वो क्यूब हो क्यूबॉइड हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। समझ रहे? अब हमने क्या करना है, हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसा बनाया देखना जरा ध्यान से। एक हमने ऐसे करके ये और यहाँ ऐसे, हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। अब यहां पर हमारा गॉसियन सरफेस किस शेप का है, सिलेंडर के शेप। यहां पर हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंडर के शेप का है। ठीक, अब ये जो सिलेंडर है इसका कुछ रेडियस होगा, तो वो तो पहले ही बता है सिलेंडर का रेडियस आर है। इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, टॉप सरफेस, कर्ड सरफेस, बॉटम सरफेस। इसको हमने पहला सरफेस मान लिया, इसको दूसरा सरफेस मान लिया और इसको हमने तीसरा सरफेस मान लिया। डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ लिया तो डेरिवेशन पर चुटकी में होगा। देखो अब हमने क्या करना है, यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें टॉप सरफेस पर, तो आप खुद सोचो अगर ऐसा स्ट्रेट वायर है तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर हर तरफ जा रही है। समझ आ रही बात? तो हमने क्या करा, टॉप सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना दी कि ये, अरे यार पेन भी ऐसे, टॉप सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया ई। अब हमने क्या करा, ये जो टॉप सरफेस है ना, जैसे ये पेन है, ये भी सिलेंडर का ही शेप है ना, तो इस टॉप सरफेस की बात कर रहा है, ये कर्ड सरफेस हो गया, बॉटम सरफेस। तो ये टॉप सरफेस है, इस पे छोटा सा एरिया ड्रॉ कर लिया हमने ds, यानी कि यहां पर हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया ds। बात समझ रही? इस ds का तो एरिया वेक्टर है, उसका डायरेक्शन ये दिखा दी, यानी कि ये छोटा सर्कल ड्रॉ करा, इसका एरिया कितना है ds। ये कहाँ ड्रॉ करा, टॉप सरफेस पे। और एरिया, अब देखो जैसे हमने टॉप सरफेस लिया तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, हमेशा उससे दूर जाता हुआ एरो और 90 डिग्री बनाता हुआ। तो ये वाला एरो जो है इस टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री बना। और दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना हो रहा, 90। तो हमने यहां पर हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, पहली चीज, पहले सरफेस के लिए E और ds के बीच में एंगल 90। अब आ जाओ कर्ड सरफेस। अब यहां पर हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा ऐसे कर। कर्ड सरफेस, इसका मतलब जैसे मैं इस पेन पे ना ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे गोल। अब तुम देखो मैंने सर्कल ड्रॉ करा है ये, अब ये सर्कल सामने से दिख रहा है, अगर मैं जो थोड़ा घुमा दूं तो फिर आपको आर्क दिखने लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट समझना है। तो है ये कि मैंने जो कर्ड सरफेस है उस पर एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर दिया, यानी कि सेकंड सरफेस, और इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमने ऐसे ले लिया ds ये। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, हम ds1 लिख सकते हैं, इसे ds2, दूसरा कर्ड सरफेस पे ड्रॉ करा है तो हम ds2। भले ये बराबर है लेकिन ये बता रहा है कि ये कहाँ बनाया है, जो कर्ड सरफेस पे बनाया है ये वाला हमने, इससे पता चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हमें इधर दिखाना है ना अभी। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो। अब यहां पर जो थीटा आ रहा है ना वो आ गया हमारा 0 डिग्री सेकंड सरफेस के लिए। किस किस के बीच में, E और ds के बीच में। अब आया तीसरा सरफेस, जो बॉटम सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हमने ऐसे,
और एक सर्कल ड्रॉ करा और इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। यहां पर भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो हमें बदल गया टॉप सरफेस के लिए एंगल 90 ईडीएस के बीच में, कर्व सरफेस के लिए 0 और बॉटम सरफेस के लिए 90। बस समझे, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। और ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ हमने ले ली L, सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली L, ठीक है। अब हमने आया अपने डेरिवेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो फॉर्मूला है हमारा। कल प्रूफ भी करवाया था कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम इसी फार्मूले जितनी भी ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है कि गॉस थ्योरम को यूज करके तो ड्राइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि ये वायर इस पॉइंट पर, वायर से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है थोड़ा सा एक्सपेंड होगी, बड़ी होगी, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। प्रूव नहीं कर रहे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर, ये समझ लो, हम प्रूव नहीं कर रहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी एक्सपेंड होगी, तो इसलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख ले रहे हैं और फाइनली उसे सॉल्व करके जो भी लाएंगे उसको राइट हैंड साइड के बराबर रख देंगे। बात समझ आ रही। तो हमने क्या करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर, यहाँ से लिखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब वही, जब कोई हमें फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना है। क्वेश्चन समझे इसने क्या पूछा, ये पूछ रहा क्लोज इंटीग्रेशन क्या है और है तो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया था कि जब हमारा चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है और उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो जब हम ये निकालते हैं तो हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेट तो करेंगे। पहले हमने क्या करा, ये हमारा ये वायर था, वायर तो ओपन था, इस वायर से कुछ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने क्या करा, हमने वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया, क्लोज सिलेंडर। यही सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस बोले। गॉसियन सरफेस जो होता है, यानी कि जो इमेजिनरी सरफेस होता है क्लोज, एक्चुअल में होता नहीं लेकिन हम मान लेते, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। वो गॉसियन सरफेस स्फीयर की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमने ये निकाला, इस सिलेंडर के अंदर देखो कुछ चार्ज आ रहा है, कुछ इस सिलेंडर के ऊपर है, कुछ इधर सिलेंडर के नीचे, उससे मतलब नहीं है, जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो जब ये निकालना है तो हमने उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, इससे कितना होगा फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे इससे। तो कहने का मतलब ये, मान लो इस पूरे क्लोज सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसका ये फॉर्मूला है, पूरे से कितना फ्लक्स पास हो। तो अब वो जो पूरा सरफेस है वो तो क्लोज सरफेस, इसलिए क्लोज का साइन लगाया हुआ है। बात समझ आए, क्लोज सरफेस। अब इधर देखो, इसके आगे थोड़ा और अच्छे समझ में आए, ये जो फॉर्मूला है ये इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि इसके टॉप सरफेस से, कर्व सरफेस से, बॉटम सरफेस से, हर सरफेस से, यानी तीन ही सरफेस है उसकी, उस सबसे कितना पास हो रहा है उसके लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने आगे लिखा, देखो ये देखना है पॉइंट समझ, अरे यार इधर से ले, पता नहीं इंक कितनी क्या है यार। अब हमने क्या करा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और लिखा E डॉट डी एस और यहां लिखा S1 और क्लोज का साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस
टॉप सरफेस से, पूरे टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस फॉर्मूले से वो निकल जाएगा। अब अकेला अगर टॉप सरफेस ले तो वो तो क्लोज सरफेस है नहीं। फिर हमने क्या करा, प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ई डॉट डी एस, इसको S1 कर लो, S2 कर लो, और यहां लिख दो S2। अब इस कर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इससे निकल आएगा। पर अकेला अगर कर्ड सरफेस ले लें तो वो तो क्लोज है नहीं, इसीलिए इसमें क्लोज का साइन नहीं लगाया। अब बचा तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस 3 और S3। बॉटम वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, वो भी अकेला क्लोज नहीं। अकेला अकेला लोग क्लोज थोड़ी है, जब इन तीनों को मिला दोगे तभी वो क्लोज सरफेस बनाने लगेंगे, यानी क्लोज सिलेंडर। ठीक, अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये तीनों को जोड़कर कितना फ्लक्स आएगा, इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो, सिलेंडर तो क्लोज सरफेस, इसीलिए तो लेफ्ट में क्लोज का साइन लगा हुआ है। आ रही बात समझ? अब हर टर्म को सॉल्व कर लेंगे, आधी कहानी तो वही समझ ली, एंगल वाली। अब देखो आसान हो जाएगा। हमने लिखा ई DS1 और cos 90, पहले सरफेस में एंगल कितना है 90, टॉप सरफेस। यहां देखो ई इधर जा रहा है, DS इधर है, 90 डिग्री एंगल है। दूसरे सरफेस में बताओ बेटा कितना एंगल बनना है, ई DS2 cos 0 S2। दूसरे वाले में 0 बनना दिख रहा है, ई भी इधर, DS2 भी इधर। तीसरे वाले में क्या बनना है, ई TS3 cos 90 और S3। ठीक, अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो cos 90 वैल्यू, तो ये पूरा ही 0 हो गया, कहानी खत्म इसकी। प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब E को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है S2 DS2, लगा सकते हैं। जैसे अब इधर किसी को अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो वो लगा दे, तो हम यहां ही लगा दे रहे, लो ये इसी में लगा देंगे। प्लस देखो E तो कांस्टेंट है, बाहर लग दिया, DS2 यहां लिख दिया। अब S2, ये जो कर्ड सरफेस एरिया है ना, इसका अगर मिनिमम की बात करें तो 0, और ऊपर टोटल की बात करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं, कर्ड सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2πRL, सिलेंडर के 2πRL कर्ड सरफेस। तो 0 से 2πRL, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कर्ड सरफेस एरिया। और ये तो 0 हो ही गया, क्योंकि उसमें cos 90 है, 90 DS से मल्टीप्लाई हो, इस सबको 0 कर दे। अब क्या करा E, अब DS2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा S2, जीरो से 2πRL, लिमिट लगा दी। E को एज इट इज लिखा, अब इस S2 के प्लेस में अपर लिमिट 2πRL माइनस इसके प्लेस में लोअर लिमिट 2πRL। अब देखो इतना आ गई, ये हमने लेफ्ट हैंड सॉल्व करके निकाल लिया। अब हमने कहा था हम किसी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो सॉल्व करके निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो E को यहीं रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले 2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन L किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं, लैम्डा जो होता है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन L के बराबर होता है।
तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आर की जगह पे लिख दो, वैसे तो मल्टीप्लाई में, और आर को हम थोड़ा इधर लिख देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्यू अपॉन एल की जगह लिख देंगे हम लैम्डा। नहीं अभी सुन, एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन क्या होता है थोड़ा न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, तो क्या करते हैं इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से नीचे डिवाइड करा तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा अपॉन आर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि 9 तो इस तरीके ऐसे देखो, डेरिवेशन कर रहे हो आप ऐसे भी छोड़ सकते, कोई जरूरी नहीं कैसे करना है, लेकिन इस फॉर्म में मिल सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे करा दिख गया ऐसे तो बोला अरे ये तो 2 आ गया क्या हो गया, तो इसलिए आसान है। तो डेरिवेशन किसी स्टेप में अगर तुम्हें डाउट लग रहा बताओ मुझे। तो ये डीएस को जब इंटीग्रेशन करा तो वो होता था ना फॉर्मूला x की पावर n, तो मतलब 1+1 होगा ना इसका, 1+1 अपॉन ये वाला ना, अरे ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो ds का इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला ये होता है, मैं बता रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, तो इसका मतलब ये है जब इंटीग्रेट करोगे तो जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना चाहिए, पूरी पावर को नीचे लिखना चाहिए प्लस c, मगर बेटा ये x टू दी पावर n dx है तब ऐसा करेंगे, अगर सिर्फ dx है तो हमारा x हो जाएगा, हाँ अगर सिर्फ dl है तो l हो जाएगा, सिर्फ df है तो f हो जाएगा, ये होता है, समझ आई बात। अब ये तो सिर्फ ds है, ds2 तो s2 ही रह गया, d हट गया, बात समझ में आई। देखो अब ये है, ये तो डाउट आप लोग, अब मैंने कहा आपको जो डाउट लगे आप बताओ, मैं बता दूं तुरंत उसी से, जो भी डाउट लग रहा। मैंने अभी एक डेरिवेशन कराया था आपको, मतलब लाइन चार्ज वाला, क्या करवाया था, अभी ये कराऊंगा, इसको मैं अभी रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो पहले समझ लो हमने क्या किया कि एक वायर लिया इनफाइनाइट लेंथ का और उस पर पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज, इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर, उसका हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, एक्सप्रेशन आया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ये फॉर्मूला। लैम्डा इस वायर पर जो चार्ज है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और r जो है इस वायर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां तक का डिस्टेंस है। ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.23 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं सीधी वैल्यू। इसमें दे रखा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो एक चीज समझना, जब आप कोई न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होती है। कई बार क्या होता है वो उन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन जो कर रहे होते हैं या उसे जो बता रहे होते हैं उसे थोड़ा घुमा देते, मतलब क्वेश्चन को घुमाते। लैंग्वेज को तो घुमा सकते हैं वो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो यूनिट होती है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिट से आपको ये अंदाजा लगाना ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, बस समझ आ रहा नहीं आ रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे 11th क्लास में क्वेश्चन था, लिखा था अ फोर्स ऑफ 2 kgf इज एक्टेड ऑन अ बॉडी। अब लगता है ये बोल रहे हैं कि 2 किलोग्राम फोर्स, ये kgf किलोग्राम फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है। अब वो इसको क्या बता रहे हैं, फोर्स बता रहे हैं। अब ये जो फोर्स बता रहे हैं ये kgf में है, ये फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है।
फोर्स की कैसी यूनिट है? ग्रेविटेशनल यूनिट है। अब बच्चा इसे क्या समझे? इसे फोर्स समझे, क्या समझे? तो खुद ही क्वेश्चन में बोल रहे हैं फोर्स है, लेकिन हमने ये देखा कि कहीं पर फोर्स को अगर ऐसा दे रखा है 2 kgf, तो इसको 2 को आपको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हुआ, अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हुआ। अगर फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला देखो तो वो mg है, तो इससे अगर इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब तो ये, इसको देखने से लग रहा है ये तो मास दे रखा है भाई, 2 हो गया और हमने g की जगह 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो कन्वर्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है, आप ये समझो कि लैंग्वेज को तो घुमा सकते हैं लेकिन वो यूनिट को नहीं चेंज करेंगे। भाई यूनिट हो सकता है एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हो सकता है 2 यूनिट है तो वो 1 यूनिट ना लिखकर कोई दूसरी यूनिट लिख दें, जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट है चार्ज अपॉन, सॉरी, फोर्स अपॉन चार्ज के अकॉर्डिंग है न्यूटन पर कूलम, एक तो यूनिट ये है। गुड इवनिंग। दूसरी यूनिट क्या है? एक फॉर्मूला आगे पढ़ोगे, E इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr आएगा। ये पोटेंशियल है, डिस्टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो यूनिट हो सकता है वो चेंज कर, लेकिन फिलहाल यूनिट को देखकर अगर आपको यूनिट के बारे में आइडिया है तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें यूनिट को भी देखना है और लैंग्वेज को भी पकड़ना, दोनों की हेल्प से आपको ये समझना है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है ये चीज? तो अभी क्या है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 9 × 10⁴। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो कल न्यूमेरिकल कराया, वो मैं करा, जो अभी डेरिवेशन कराया था ना, ये वाला नहीं हुआ। ये करा तो दिया, ये वाला तो करा, ये कराना है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया ना, इसी के ऊपर था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है। अब इस कैसे पता लगे? न्यूटन पर कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, क्वेश्चन में ही क्लियर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो वायर है ये आर डिस्टेंस, और आर कितना दे रखा? आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको निकालने को क्या बोला है? कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि आपको ये लैम्डा बोला है कि ये निकालो, लैम्डा को तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आप खुद देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, भाई ई उन्होंने दे दिया, आर उन्होंने दे दिया, तो लैम्डा ही पूछेगा और रह क्या गया इसमें। तो हमने ई के प्लेस पे तो लिख दिया 9 × 10⁴ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपको खूब पता है, 9 × 10⁹ × 2, और लैम्डा हमें निकालना है तो लैम्डा ऐसे ही रहने देते हैं 2 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखो, न्यूमेरिकल को हम जनरली एसआई यूनिट सिस्टम में करते हैं। अब हम सिर्फ 2 क्यों नहीं लिख सकते? कई बार लगता है 2 लिख दें तो क्या फर्क पड़ रहा है। आप ये समझो, ये जो वैल्यू है ये एसआई सिस्टम में है क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ये जो 9 × 10⁹ लिखा कांस्टेंट की वैल्यू, ये भी एसआई सिस्टम में है, तो हमें इस 2 को भी ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से हमें मीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, यहां पर 4 है, यहां से कट गया, ये 5 आ गया, तो लैम्डा को हमने ऐसे ही रखा और ये 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, 10⁴ है, 10⁹ है, तो इधर 5 बच गया। अब लैम्डा यही रहने दिया मैंने, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि ये हो गया 10⁻², ये तो 10⁻² इधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ये जो है ये नीचे आएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 10⁵, तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻, ये ऊपर जाएगा -7, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, एनसीईआरटी में शायद कितना आंसर लिख रखा है, 0.01 10⁻⁻5 ये दे रखा है,
एनसीईआरटी है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा आंसर दे रखा है समझना, तो ये और ये आंसर सेम है, क्योंकि भाई आप डेसिमल 2 डिजिट इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ एक डिजिट इधर हो गया, एक इधर हो गया, और आपने ऐसे लिख दिया 0 0 1 इधर लगा दिया डेसिमल, तो पॉजिटिव x की तरफ जब डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करा तो इस पावर में 2 यानी कि माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि -5 ये ऐसे हो जाएगा इंटू 10 की और -5 था, इसमें -2 और हो जाएगा। 3 डिजिट राइट हैंड साइड ले आते तो माइनस का 3, 4 डिजिट ले आते माइनस का 4, और अगर नेगेटिव एक्स की तरफ ले जाएंगे तो पावर में प्लस में ऐड होता जाएगा। एक प्लेस ले जाएंगे लेफ्ट में तो पावर में जो भी लिखा हो उसमें +1 +2 ऐसे करेंगे, अगर हम नेगेटिव एक्स की तरफ ले जाएंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1.00 का मतलब 1, तो फाइनली ये आ गया 10 हमारे साथ। तो ये ऐसे लिखा है ऐसे। अब एक चीज और बता दूं, कई बच्चे सोचते ना यार हमारा क्वेश्चन का आंसर आया ऐसे, अब मान लो एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कुछ, तो कहते क्या कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, आपका ऐसा आंसर आ गया, अब ऐसे छोड़ दो। अब पता चला इसके ऐसे बनाने के चक्कर में और गलत हो जा रहा है, डेसिमल तो अब ये अब है तो चीज एक ही, तो कुछ अगर जो आगे आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो, हो गया ठीक, रब कर दूं बेटा, हाँ नोट कर।